हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 दो रैखिक समीकरणों का युग्म वाले जो एक्सरसाइज है 3.3 है नहीं 3.4 के पहले पार्ट के सारे क्वेश्चंस हमने आपको समाप्त करा दिए थे। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट हैं, उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 के प्रश्न हैं, इसके अंदर 5 प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन की। देखिए, लैंग्वेज को आप समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करने यदि उनका अस्तित्व है तो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पहला प्रश्न ले लेते हैं, दूसरे का फर्स्ट पार्ट। ओके, यानी यहाँ इन प्रश्नों में हमें समस्या दे रखी हैं, उस समस्याओं को हमें पढ़ना है, पढ़ के समझना है और उनके रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। ठीक है, फिर उनको हल करना है विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि के अंदर मैं आपको समझा चुका हूँ, हमें दो रैखिक समीकरण दे रखी होती हैं, उन दोनों में से किसी एक चर को हम समान करके वहाँ से विलोप करते हैं। ठीक है, और फिर दूसरे चर का वहाँ से मान ज्ञात कर लेते हैं। फिर उस दूसरे चर के मान को किसी भी एक इक्वेशन में रख के वहाँ से अन्य दूसरे जो पहला चर था उसका मान हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ये विलोपन विधि का फंडा था। अब देखिए प्रश्न को पढ़िए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो जो भिन्न है ना, जो वो चेंज होकर क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। और यदि हर में 1 जोड़ दें, अब के सिर्फ हर में जोड़ रहे हैं, अंश में नहीं, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न बदलकर 1/2 हो जाती है। तो वो भिन्न क्या है, भिन्न हमसे पूछी है। देखिए सबसे पहले बात भिन्न की हो रही है, तो पहले हमें ये तो पता हो भिन्न क्या होती है। ठीक है, तो भिन्न को समझिए। देखिए जो भिन्न होती है ना, वो अंश और हर से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, अंश से और हर से, जिसे इंग्लिश में हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कहते हैं। तो देखिए अंश मान लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये अंश हमने मान लिया x है और हमने मान लिया क्या है, y है। तो भिन्न क्या बनेगी, यहाँ से x/y क्या बनेगी, भिन्न x/y। जो अंश होता है वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। जो हर होता है वो कहाँ लिखा जाता है, नीचे। ठीक है, यानी अंश ऊपर हर नीचे, यानी बटे में लिखते हैं। और इस प्रकार जो प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं भिन्न। ठीक है, अब बात करते हैं भिन्न के ऊपर इस सवाल की। देखिए सबसे पहले वही चीज़ है, यहाँ से हमें पूछी है कि भिन्न क्या है वो। देखिए किसी भी भिन्न को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें उसका अंश पता होना चाहिए और हर पता होना चाहिए। ठीक है, अंश और हर पता है तो उन्हें अंश की जगह अंश का मान लगा दो और हर की जगह हर का मान लगा दो, भिन्न आपको पता चल जाएगी। तो कुल मिला के किसी भी भिन्न को ज्ञात करने के लिए हमें उसका अंश और हर पता होना चाहिए। तो यहाँ तो हमें अंश और हर सवाल के अंदर पता नहीं है, क्योंकि हमें भिन्न पूछी है और भिन्न ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें अंश और हर ज्ञात करना पड़ेगा। तो अंश और हर हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे, उनको मानेंगे। ठीक है, यहाँ मान लेंगे, माना भिन्न का अंश बराबर x और माना भिन्न का हर बराबर y। अंश हमने मान लिया x, हर हमने मान लिया y, तो भिन्न क्या बन जाएगी, तो मूल भिन्न क्या होगी, x/y। ठीक है, मूल भिन्न क्या होगी, x/y। अब प्रश्न को पढ़ते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट शर्त, प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त को आप पढ़िए। देखिए फर्स्ट शर्त में क्या कहा है, इसमें कहा है
यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाती है, यानी एक में बदल जाती है। पहले कुछ और होगी, जब हमने उसके अंश में एक जोड़ा, ठीक है, और हर में एक घटाया तो भिन्न बदल जाएगी, बदल गई, क्या हो गई, एक हो गई। तो कोई बात नहीं, जैसे कह रहा है वैसे करिए। देखिए यहाँ लिख देते हैं, शर्त क्या है, शर्त को लिखते हैं, यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न बराबर कितनी हो जाती है, बदल के एक हो जाती है। ठीक है, शर्त क्या है, फर्स्ट शर्त में क्या कह रहा है, अंश में एक जोड़ दो, हर में एक घटा दो तो भिन्न एक हो जाएगी। तो बस यही कर दीजिए, जो कह रहा है वही कीजिए। आपको देखिए, आपको अपनी बिल्कुल नहीं चलानी है इन प्रश्नों के अंदर, जो प्रश्न में हमसे कहा है उसको समझकर बिल्कुल वैसे ही हमें करना है, यानी कि एक तरीके से प्रश्न की आज्ञा का आपको पालन करना है। ठीक है, देखिए प्रश्न में कहा अंश में एक जोड़ दें, तो अंश क्या है हमारा x, x में एक जोड़ दो, बटे हर में एक घटा दें, तो हर क्या है हमारा y में एक घटा दो, तो जो अभी भिन्न है, भिन्न क्या बन जाएगी, एक, यानी एक के बराबर हो जाएगी भिन्न। ठीक है, इसके नीचे क्या मान लो आप, एक। ये बात समझ में आई या नहीं आई? देखिए यही बात मेन है पूरे सवाल के अंदर, ये जो इक्वेशन बनाना ही मेन है। क्वेश्चन को पढ़ के, उसकी शर्त को पढ़ के और उसको क्वेश्चन इक्वेशन में कन्वर्ट करना, यही मेन है। देखिए बात को फिर समझिए, प्रश्न में कहा है अंश में एक जोड़ दें, तो देखिए यही तो भिन्न हमने निकाली थी, मानी थी, इसका अंश क्या है x, तो अंश में एक जोड़ दें, तो यानी अंश क्या है x, x में एक जोड़ दें तो x ये रहा, इसमें एक जोड़ दिया, तथा हर में एक घटा दें, तो हर क्या है हमारा इसमें y, तो हमने y में एक घटा दिया, तो भिन्न बदलकर एक हो जाती है। तो भिन्न क्या हो जाएगी ये, अब अंश में एक जोड़ दिया, हर में एक घटा दिया, तो अब ये भिन्न क्या बन गई, एक। क्या बन गई, एक। तो बस इसके बराबर एक लिख दिया और बटे में एक मान लिया। अब देखिए यहाँ से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का x में करेंगे तो x प्लस 1 का 1 में करेंगे y, 1 का करेंगे y में तो y, 1 का करेंगे -1 में तो -1। ठीक है, अब देखिए इस y और -1 को आप LHS में ले आइए, तो इधर x तो है, ये y इधर प्लस का है, LHS में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी -y, ये इधर +1 है, ये -1 है RHS में, अगर ये LHS में आएगा तो +1 हो जाएगा, और बराबर क्या हो गया आपका, कुछ नहीं बचा भाई, y भी इधर आ गया, -1 भी इधर आ गया, तो कुछ बचा क्या इधर, कुछ नहीं बचा ना दूसरी साइड में, तो और जब कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है, 0, तो क्या बचा आपका 0। अब देखिए x - y, 1 और 1 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस तरीके से हमने यहाँ से एक क्वेश्चन को जनरेट किया। ठीक है, अब देखिए सेकंड शर्त को पढ़ते हैं। सेकंड शर्त में हमसे प्रश्न में क्या कहा है, देखिए सेकंड शर्त में प्रश्न में कहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अब क्या देखिए हर में एक जुड़वा रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न या वह 1/2 हो जाती है। देखिए ये चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट शर्त के अंदर, उस शर्त को मैं लिख के आपको बता रहा हूँ। किताब के अंदर लिखा है, ना भी लिखो चलेगा, लेकिन देखिए जब इन चीज़ों को हम लिखते हैं अच्छे से हेडिंग डाल के, तो जो हमारे कॉपी चेकर होते हैं, एग्जामिनर जो होते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं बोर्ड की, उन पर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि जो है बच्चा हर चीज़ को एकदम हेडिंग डाल के, शर्त को भी उसके अंदर लिखकर, हर चीज़ को एकदम अच्छी तरीके से लिखकर समझा रहा है, तो उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और मार्किंग वहाँ से हमें अच्छे, यानी मार्क अच्छे वहाँ से हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों का आप आदत डालिए लिखकर सॉल्व करने का। हर चीज़ को प्रॉपर वे में लिखकर अगर आप समझाएंगे या एग्ज़ाम देंगे तो आपको उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं शर्त को लिखता हूँ, ज़रूरी नहीं है लिखूँ, मैं बुक से भी पढ़ सकता हूँ, बुक में सब कुछ लिखा है, फिर भी मैं क्यों लिख रहा हूँ। यही चीज़ आपको हैबिट में आ जाए और आप एग्ज़ाम की कॉपी में सेम ऐसे ही करके आएँ कि हर चीज़ को लिख कर, तो अच्छा इफेक्ट पड़े और आपको जो मार्क्स हैं वो अच्छे मिलें। ठीक है,
तो ये चीज़ बिल्कुल आप प्रॉपर वे में लिख के किया करें। देखिए सेकंड शर्त में कहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। अब के क्या कह रहा है, अब के सिर्फ हर में एक जुड़वा रहा है, सही है, हर में एक जुड़वा रहा है, अंश में नहीं। तो कोई बात नहीं, जैसे कह रहा है वैसे करिए, अपनी मत चलाइए, जैसे प्रश्न में कहा है वैसे कीजिए। तो ठीक है, देखिए अब क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें, यानी अंश में नहीं जोड़ना, तो अंश को एज इट इज रखिए आप, x बटे हर में एक जोड़ दीजिए। तो हर क्या है हमारा y, y में एक जोड़ दो, तो भिन्न क्या हो जाती है 1/2। पहले एक हुई थी तो बराबर में एक लिख दिया, अब के 1/2 हो गई तो बराबर में 1/2 लिख दिया, ठीक है बस। उसके बाद वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को x में करेंगे तो 2x बराबर 1 का होगा y में, तो y यानी इसका इसमें या इसका इसमें, बात तो एक ही है, और 1 का होगा +1 में तो 1। अब देखिए इस y और 1 को आप LHS में बुला लीजिए, तो ये 2x है, ये y LHS में आएगा तो -y, और 1 LHS में आएगा तो -1 बराबर कुछ नहीं बचा तो 0। समीकरण नंबर 2। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न की दोनों शर्तों को पढ़ा, शर्तों को समझा, और जैसे शर्तों में कहा हमने बिल्कुल वैसे ही किया और सॉल्व किया, और सॉल्व करके हमने 2 इक्वेशन प्राप्त कर ली। पहली इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये। अब देखिए हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था भिन्न बताइए, यानी x/y का मान पूछा था। तो x/y का मान ज्ञात करने के लिए हमें x का मान पता होना चाहिए और y का मान पता होना चाहिए, तभी तो हम उस मान को यहाँ लगा के भिन्न पता कर सकेंगे। तो बस x y का अब हमको मान ज्ञात करना है, वो कैसे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। अब सॉल्व किससे करेंगे, वैसे देखिए एग्जाम में जब ये प्रश्न आएगा तो वहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है आपसे कि इस प्रश्न को आप विलोपन विधि से करिए या प्रतिस्थापन विधि से करिए या अन्य विधि है उससे करिए, वहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर वहाँ कहे एग्जाम में कि इस विधि से सॉल्व कीजिए तो फिर उस विधि से सॉल्व आपको करना है। अगर वो नहीं कह रहा है कि किस विधि से आपको सॉल्व करना है तो फिर आपकी मर्जी चलेगी, वहाँ आप अपनी स्वेच्छा से। मैं यहाँ 3 विधियाँ आपको पढ़ाऊँगा, वज्रजोड़न विधि, विलोपन विधि और एक और विधि, वज्रजोड़न विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, जिसमें से मैंने आपको विलोपन पढ़ा रहा हूँ, प्रतिस्थापन पढ़ा चुका हूँ और वज्रजोड़न पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इन 3 विधियों में से किसी भी विधि से आप इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी विधि से सॉल्व कीजिए, इक्वेशन का जो आंसर आएगा सॉल्व होकर वो सेम आएगा, ठीक है। तो अगर एग्जाम में कहेगा आप इस वज्रजोड़न से कीजिए या विलोपन से कीजिए या प्रतिस्थापन से कीजिए या ग्राफी विधि से कीजिए, तो फिर तो जो कहा है आपको वही करना है। अगर नहीं कहा तो आप किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि हम एक्सरसाइज जो पढ़ रहे हैं वो विलोपन विधि वाली पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ विलोपन से प्रूफ सॉल्व करते हैं। लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाएगा, तो वहाँ हमें क्या पता कौन सी एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, वहाँ के हम रट्टा थोड़ी मार के जाएंगे कि ये प्रश्न उस एक्सरसाइज से आया है। और फिर किसी से भी आए, हमको सॉल्व करना आना चाहिए, किसी भी विधि से आना चाहिए। अगर वहाँ नहीं कहा है इस विधि से सॉल्व कीजिए तो किसी भी विधि से सॉल्व करो, अगर कहा है तो फिर तो मजबूरी बन जाएगी, उसी विधि से हमको सॉल्व करना है। और अगर नहीं कहा है तो आप किसी भी विधि से सॉल्व कीजिए जो आपने पढ़ रखी है, ठीक है। तो अब देखिए विलोपन विधि से हम यहाँ सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को। तो विलोपन विधि में मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी एक चर को विलोप करते हैं, और उस चर को विलोप करने के लिए पहले तो उन दोनों चरों के गुणांक बराबर होने चाहिए, और वही चर एक इक्वेशन में प्लस का होना चाहिए और दूसरी इक्वेशन में माइनस का होना चाहिए, तब जाके वो कैंसिल आउट होंगे, तब जाके आगे सॉल्व होगा। तो देखते हैं यहाँ ऐसी स्थिति बन रही है या नहीं। देखिए यहाँ पर 1x है, यहाँ 2x है। अगर मैं इनको कैंसिल आउट करने की सोचता हूँ तो यहाँ 2 है, यहाँ भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ दूसरे चर की तरफ y, तो देखिए यहाँ भी एक y और यहाँ भी एक y है, यहाँ पहले से ही y इक्वल है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर यहाँ अच्छा है क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, पहले से ही चर इक्वल मिल रहे हैं हमें, सही है, पहले से ही चर इक्वल मिल रहे हैं। तो फिर ये इस चीज़ को हम जो है कैंसिल कर लेते हैं y और y को। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, देखिए यहाँ भी y माइनस का है, यहाँ भी y माइनस का है, तो ये कैंसिल नहीं होगा प्लस करने पर। तो फिर क्या करना पड़ेगा, मैं एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा, या फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर दीजिए या सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, वो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो क्यों करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि हमें एक इक्वेशन में उस चर को प्लस का रखना है और एक इक्वेशन में उस चर को हमें माइनस का रखना है। तो ऐसा करने के लिए हम इस इक्वेशन को माइनस करेंगे, दोनों इक्वेशन को, पहली से दूसरी को या दूसरी से पहली को, क्योंकि कैंसिल तो तभी होते हैं ना जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो। यहाँ दोनों के चिन्ह सेम है,
तो प्लस माइनस का बनाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, चलिए तो यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण, देखिए आप किसी से भी किसी को माइनस कर दीजिए, फर्स्ट से सेकंड को कर दीजिए, सेकंड से फर्स्ट को, चलो सेकंड से फर्स्ट को कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है, देखिए समीकरण 2 है हमारी 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, और समीकरण 1 x माइनस वाई प्लस 2, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। जब इसको घटाएंगे तो घटाते हैं तो क्या होता है, घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं, ये तो आपको पता ही है, पिछली एक्सरसाइज में बता चुका हूँ मैं। जब घटाएंगे तो देखिए ये x प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए माइनस वाई से प्लस वाई क्या हो गया, कैंसिल। अब देखिए जो नए चिन्ह आए हैं इस नीचे वाली इक्वेशन को, जो नए चिन्ह मैंने लगाए, अब ये वाले चिन्ह मान्य होंगे, ओल्ड वाले चिन्ह मान्य नहीं होंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए 2x से घटा दिया हमने, अब 2x से क्या हो रहा है, 1x माइनस हो रहा है, तो क्या बचा, 1x बचा, और यहाँ पर -1 और यहाँ पर ये -2, तो -1 -2 -3 बराबर 0, यानी x बराबर 3 को भेजेंगे RHS में तो प्लस का हो जाएगा 3, तो x का मान क्या आ गया, यहाँ से 3 आ गया, ठीक है। अब हमें चाहिए y का मान, तो इसको किसी भी एक इक्वेशन में आप रख दीजिए, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ये x माइनस वाई प्लस 2, तो देखिए x की जगह 3 लगाना है इस इक्वेशन में, तो x से ही तो सबसे पहले आ रहा है, यह इक्वेशन लिख लेते हैं x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए x की जगह 3 लगाना है, तो लगाइए 3 माइनस वाई और प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए इस माइनस वाई को आप RHS में भेज दीजिए, ठीक है। तो देखिए 3 प्लस का और प्लस का 2, तो प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 5 हो गया, और जब ये माइनस वाई RHS में जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, तो y का मान क्या आ गया, यहाँ से 5, या तो इसे ऐसे लिख दो या y बराबर 5 ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है ना, तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 आ गई। अब हमसे पूछी थी भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न क्या मानी थी हमने, x बटे y, तो यहाँ लिख देंगे अतः मूल भिन्न x बटे वाई हमने माना था बराबर, तो x का मान क्या निकाला है 3 अपॉन y का मान हमने क्या निकाला है 5, तो भिन्न क्या हो गई 3/5, ठीक है। इस तरीके से ये आपका प्रश्न सॉल्व हो गया, और इसका आंसर भी 3/5 ही आ रहा है। देखिए पिछले वीडियोज़ में क्या था, हम जो है बुक में से पीछे से आंसर चेक नहीं करते थे, हम तरीके से सॉल्व कर देते थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है बाई मिस्टेक कोई नंबर रह जाता है, या हम जो लिख कुछ और देते हैं, बोलते हम वही हैं, या कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है, तो उसकी प्रॉब्लम अभी तक आपको रहती थी। मैंने देखा कई वीडियोज़ में, कई क्वेश्चंस में कभी कभी क्या होता है मैंने गलत नंबर लिख दिया, तो वो कैलकुलेशन में हो जाता है। उसका रीज़न ये रहता था कि हम पीछे बुक के आंसर चेक नहीं करते थे, हम सॉल्व कर देते थे, ठीक है। तो अगर हम चेक नहीं करते तो हमें गलती मालूम भी नहीं पड़ती थी अपनी, जो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है वो चीज़। अब आगे से ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्योंकि अब हमने एक फंडा अपनाया है कि हमने उस आंसर शीट को क्वेश्चन के सामने ही लिख लिया है। तो क्या होगा, क्वेश्चन के सामने जब हम अपने आंसर को मैच कर लेंगे, अगर मिसमैच होगा तो कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है, ठीक है। अभी तक हम आंसर शीट नहीं देखते थे क्योंकि टाइम जाता था आंसर शीट देखने में बार बार पीछे जाके, तो अब हमने ये चीज़ अपना लिया है, ये हमने अपने रूटीन में अपना लिया, तो अब आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ओके, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। एक बार फिर समझ लेते हैं। देखिए प्रश्न में सबसे पहले हमसे कहा था कि यदि एक भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाती है, और यदि भिन्न के हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो वो भिन्न कौन सी है, ऐसी वो भिन्न कौन सी है जिसके अंश में मैं 1 जोड़ दूँ और हर में 1 घटा दूँ तो वो 1 बन जाए, कौन सी भिन्न है वो पता नहीं। और यदि फिर मैं अगर उसके हर में ही 1 जोड़ दूँ तो भिन्न 1/2 हो जाती है, ये कौन सी भिन्न है, तो ये हमें नहीं पता कौन सी भिन्न है। तो यही भिन्न तो हमें ज्ञात करनी है जो नहीं पता। तो हमें पहले ही बता चुका हूँ, जो भिन्न होती है वो अंश और हर से मिलकर बनी होती है।
तो बस हमें अगर भिन्न ज्ञात करनी है तो हमने सबसे पहले भिन्न का अंश हमने मान लिया कि माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न क्या बनेगी यहाँ से x बटे y, इतना मान लिया हमने। अब हमने प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त को पढ़ा, ये चीज़ आपको लिखना है। अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें, भिन्न एक बन जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कह रहा है वैसे किया। अंश में एक जोड़ दिया, हर में एक घटा दिया, बराबर भिन्न क्या हो गई एक, बटे में एक हमने इसलिए मान लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करने में हमें सरलता रहेगी। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई x+1 में किया x+1, 1 का मल्टीप्लाई y-1 में किया y-1। अब इन दोनों को हमने बुला लिया आपका LHS में, तो देखिए x+1 तो यहाँ पर ऐसे ही मौजूद है प्लस के, y आएगा -y, 1 आएगा +1, x - y, एक और एक 2, समीकरण नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट शर्त को पढ़ के फर्स्ट इक्वेशन हमने बना ली। अब इसी प्रकार सेकंड शर्त को पढ़ते हैं। सेकंड शर्त में हमसे कहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न एक बट्टे 2, यानी अब के अंश के बारे में कोई बात ही नहीं हुई, मतलब अंश के साथ कोई काम हो ही नहीं रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अंश के साथ कोई काम करना भी नहीं है, जब नहीं कह रहा तो नहीं करते हैं। तो ओके, तो x को हमने यानी अंश को हमने ऐसे ही रहने दिया, हर में एक जोड़ दिया और बराबर भिन्न क्या हो रही है 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का x में 2x और y का में किया, ये आ गया। y को हमने बुला लिया आपका LHS में, तो y इधर आएगा माइनस का, 1 इधर आएगा माइनस का। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप विलोपन से, प्रतिस्थापन से, बज्जोड़न से, किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको प्रश्न में नहीं कहा है तो। ठीक है, तो बस हमने क्या किया, हम चूंकि एक्सरसाइज विलोपन वाली पढ़ रहे हैं इसलिए हमने इसको विलोपन से सॉल्व किया है। और विलोपन के लिए मैं सॉल्व करने का तरीका आपको बता चुका हूँ कि इन दोनों समीकरण युग्मों में किसी भी एक चर को समान बनाओ और उसे प्लस माइनस का बनाओ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे y माइनस का है, यहाँ भी y माइनस का है, समान तो है लेकिन एक प्लस का एक माइनस का होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हमने समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दिया, घटा के साइन चेंज हो गए, y से y कैंसिल हो गया, 2x से 1x गया, 1x बचा, और ये -2 -1 -3 बराबर में 0, तो बराबर में 0। अब देखिए 3 को हमने RHS में भेजा, x का मान 3 आ गया। अब इस x के मान 3 को किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, फर्स्ट में कर दीजिए, सेकंड में कर दीजिए, x की जगह 3 लगा दो बस। तो हमने फर्स्ट में x की जगह 3 लगा दिया और -y+2, x की जगह 3 लगा दिया, -y+2 बराबर 0। अब देखिए 2 प्लस का और प्लस का 3 और प्लस का 2 प्लस का 5 और माइनस के y को हमने RHS में भेज दिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। तो बस x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया, तो बस अब भिन्न भी हमें आराम से मिल जाएगी। भिन्न क्या मानी थी हमने x/y, तो x की जगह x का मान 3, y की जगह y का मान 5, तो भाई भिन्न क्या आ गई 3/5। ठीक है, थ्योरेटिकली क्वेश्चन हैं, बच्चों को कम समझ में आते हैं इसलिए मैं बार बार रिपीट करके समझा रहा हूँ। और शर्त देखिए ऐसे प्रश्नों में हार्ड कुछ नहीं है, बस यहाँ एक नई चीज़ है कि हमें दोनों इक्वेशन दी नहीं है, इक्वेशन हमें क्वेश्चन को पढ़ के खुद बनानी पड़ रही है। इससे पिछले प्रश्न में क्या था, वहाँ हमें इक्वेशन दी थी, यहाँ इक्वेशन नहीं दी है, बस यही अंतर है दोनों प्रश्नों में। तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशन बना लेंगे तो फिर ये प्रश्न सेम पीछे जैसा बन जाएगा, और इक्वेशन बनाना कोई हार्ड नहीं है। अब बस उसकी शर्त को आप कायदे से पढ़िए, डीपली समझिए, जो कह रहा है सेम वही कीजिए, अपनी मत चलाइए। ऐसे प्रश्नों में जो कह रहा है वही कीजिए और बस कैलकुलेशन सही रखिए, इक्वेशन आपकी बन जाएंगी। और इक्वेशन प्राप्त हो गई तो फिर ये पीछे वाले सवाल बन गए, फिर सॉल्व कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, सेकंड का सेकंड। देखिए इसमें क्या कहा है, प्रश्न 2 का दूसरा, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, यानी अब और अब से 5 साल पहले। ठीक है, 5 वर्ष पहले यानी पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी नूरी है कोई, उसकी आयु सोनू से आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, आगे की बात चल रही है फ्यूचर। भाई पूर्व मतलब अब से पहले, तो पास्ट में गए, पश्चात मतलब बाद, अब के बाद फ्यूचर में गए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु पूछी है, नूरी की वर्तमान आयु क्या है और सोनू की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए इस प्रश्न में वही चीज़ है, हमें नहीं पता है कि नूरी की प्रेजेंट एज क्या है और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है, तो माननी पड़ेंगी, जाहिर सी बात है। तो ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे का दूसरा माना
नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, माना सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, नूरी की वर्तमान आयु भी हमने मान ली x वर्ष और सोनू की मान ली y वर्ष। ओके, अब पढ़ते हैं प्रश्न को, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा है। प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त, देखिए फर्स्ट शर्त के अंदर क्या क्या है देखते हैं। देखिए इसमें कहा है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये कहा है शर्त में, यानी इस शर्त से ही हमें इक्वेशन मिलने वाली है और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है प्रश्न के अंदर, ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को आपको ध्यान से पढ़ना है और इस लाइन के अंदर क्या कहा है वही हमें करना है और वहीं से हमें एक इक्वेशन प्राप्त होने वाली है, इसलिए ये मेन है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या कह रहे हैं। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले इतनी बात कही है हमसे। ठीक है, 5 वर्ष पहले, तो इसका मतलब समझते हैं 5 वर्ष पहले का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि इस समय नूरी जितने की भी है 5 वर्ष पहले कितने की होगी, तो 5 साल कम की होगी। भाई इस समय हमने नूरी को क्या माना है, x वर्ष की है वो। अब अगर हम अब प्रश्न करा रहे हैं तो अब की बात चलें, सिर्फ इस टाइम की। ओके, इस टाइम नूरी x की है तो 5 वर्ष पहले कितनी की होगी ये आप मुझे बताइए। सपोज इस समय मैं 25 ईयर ओल्ड हूँ, यानी मैं 25 साल का हूँ, तो अब से 5 साल पहले मैं कितने का हूँगा, तो वो कैसे निकालूंगा मैं, कैसे निकालूंगा भाई। इस समय मैं 25 का हूँ ना, तो 5 साल पहले कितने का हूँगा, तो कैसे निकालूंगा मैं। जो अब की मेरी प्रेजेंट की एज है, इस समय मैं जितने साल का हूँ उसमें से मैं 5 साल घटाऊंगा तभी तो पीछे जाऊंगा। ओके, तो इस समय अगर मैं 25 साल का हूँ और 5 साल पहले मैं कितने का हूँगा ये मुझे ज्ञात करना है। तो इस समय की आयु जो प्रेजेंट की एज है मेरी 25 साल, इस प्रेजेंट की एज में से मैं 5 साल पीछे की पूछ रहा हूँ, तो 5 साल मुझे घटाने पड़ेंगे, यानी 25 - 5 बराबर 20, यानी मैं पहले 5 साल पहले 20 का हूँगा। यही तो बात है। तो बस इसमें भी तो यही चीज़ आ रही है। नूरी इस समय x वर्ष की है, 5 वर्ष पहले नूरी कितने की होगी, तो क्या करेंगे उसकी वर्तमान आयु में से 5 साल घटा दो। तो वर्तमान आयु क्या है x में से 5 घटाएंगे तो x - 5। ओके, इसी प्रकार सोनू पे आ जाइए। सोनू को भी मुझे 5 साल पीछे लेके जाना है, तो सोनू इस समय कितने का है, इस समय सोनू y वर्ष का है और मुझे 5 साल पीछे लेके जाना है, तो क्या करूँगा इसकी प्रेजेंट एज में से भी 5 साल घटा दो, यानी y - 5, यानी 5 साल पहले सोनू y - 5 ईयर का होगा। ठीक है, चलिए तो 5 वर्ष पहले, तो पहले तो 5 वर्ष पहले पहुँचो आप। देखिए 5 वर्ष पहले पहुँचेंगे नूरी के लिए, तो 5 वर्ष पहले नूरी होगी x - 5 वर्ष की और सोनू होगा y - 5 वर्ष का, क्योंकि इस समय ये x की है ये y का है, तो घटाएंगे 5 साल, दोनों में से घटा दिया तो 5 साल पहले पहुंच गए, यानी पास्ट में चले गए। इतनी बात। तो अब ये आगे कर रहे हैं 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, किसकी आयु, नूरी की आयु, ये नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, इसकी 3 गुनी थी। ये बात समझ में आई। इसी चीज़ को आपको ध्यान से पढ़ना है। ये चीज़ अपने आप में थोड़ा कन्फ्यूज़न पैदा करती है, लेकिन आप इसको हर एक शब्द को ब्रेक करके आप पढ़ेंगे, तोड़कर आप समझेंगे, डीपली जाके समझेंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैं कह रहा हूँ 5 वर्ष पहले मैं तुमसे 10 गुना था, तो कौन 10 गुना था, मैं ही तो 10 गुना था, या आप 10 गुने थे। मैं कह क्या रहा हूँ उस बात को समझिए ना। 5 वर्ष पहले
मैं तुमसे 10 गुना था एज में, तो कौन 10 गुना था? मैं 10 गुना था ना। अगर मान लीजिए 5 वर्ष पहले मैं 10 गुना था और मुझे 5 वर्ष पहले तुम्हें और मुझे बराबर करना है, तो मैं तो 10 गुना था ही था और तुम्हें मेरे बराबर करना है उस टाइम, तो 10 गुना तुम्हें भी करना पड़ेगा ना। ये 10 से गुना तुम्हारे अंदर करना पड़ेगा, तभी तो हम बराबर होंगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ ये x - 5 यानी 5 वर्ष पहले और y - 5 ये भी 5 वर्ष पहले। अब हम दोनों में 5 वर्ष पहले पहुँच गए। अब आगे क्या कराए? नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जो नूरी है ना, यही तो नूरी है। नूरी की आयु 3 गुनी थी, किसकी? सोनू की, यानी इसकी ये 3 गुनी थी। तो ये तो 3 गुनी है, प्रश्न में कह रहा है कि ये 3 गुनी है और मुझे करना है इन दोनों को बराबर। यहाँ हमें इन दोनों को बराबर करना होता है, कुछ भी करके बराबर करो। देखो ये 3 गुनी है, अगर ये 3 गुनी तो है, प्रश्न में कह रहा है, तो 3 गुना अगर हम इसे भी कर दें तो क्या फिर ये बराबर नहीं हो जाएंगे? भाई इससे ये 3 गुना है तो कोई दिक्कत नहीं, ये 3 गुना है ना, 3 गुना ज़्यादा है ना ये, तो इसे भी 3 गुना कर दो, बराबर हो गए। या फिर इसमें 3 से भाग दे दो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो कुल मिला के हमें करना क्या है? यहाँ इन दोनों को बराबर करना है। तो प्रश्न में कहा है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले आ गए और ये 3 गुना था इससे, तो ये 3 गुना था तो हमने 3 से गुना लो इसमें भी कर दिया, अब तो बराबर हो गए ना। अब तो ये 3 गुना नहीं रहा ना, अगर ये 3 गुना था तो ये भी हो गया 3 गुना, तो बराबर बराबर हो गए, नहीं हो गए? तो बस यही चीज़ आपको समझनी है, आपको यहाँ बराबर करना है। अगर ये ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा करो, ये कम है तो इससे कम करो, ये गुना ज़्यादा है तो इससे गुना ज़्यादा करो। ठीक है, या इधर भाग करो, बात एक ही है। तो अब ऐसा करने पे ये क्या हो गया? आपस में बराबर हो गए। अब यहाँ से हमें इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। देखिए x - 5 तो है बराबर 3 का y में करेंगे 3y, 3 का करेंगे 5 में, 3 पंजे -15। अब इसको आप LHS में ले आइए, तो 3x ये प्लस का 3y है RHS में, LHS में आएगा तो माइनस का 3y, इधर माइनस का 5 है, ये आएगा इधर आके तो माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का 15। इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 0। भाई ये दोनों इधर आ गए तो इधर कुछ नहीं बचाना, तो क्या बचा? 0 बचा। अब x - 3y और प्लस 15 में से गए 5, तो आपके बचे प्लस के 10 बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक कोई समस्या? अब इसी प्रकार हमें सेकंड शर्त को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? सेकंड शर्त। देखिए सेकंड शर्त क्या कह रही है। सेकंड शर्त में हमसे कहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु को 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात, देखिए पश्चात का मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ, पश्चात मतलब बाद यानी आगे। और जब भी कभी क्वेश्चन में पश्चात शब्द आए या बाद शब्द आए तो हम प्लस करते हैं, ये भी बात मैं आपको बता चुका हूँ। पूर्व आए तो माइनस करते हैं, गुनी आए तो गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखिए शर्त में कहा है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम 5 वर्ष पहले गए थे, पहले के लिए क्या किया था? दोनों की एज में से, प्रेजेंट एज में से 5-5 साल घटा दिया तो 5 साल पहले पहुँच गए। अब यहाँ हमें 10 साल बाद जाना है, तो कैसे जाऊँ? वही चीज़ आ जाइए। मैं इस समय 25 का हूँ, 10 साल पश्चात मैं कितने का होऊंगा? तो मेरी जो प्रेजेंट एज है, ये अब की जो एज है, इसमें मुझे 10 साल जोड़ने पड़ेंगे ना, क्योंकि मैं इस समय 25 का हूँ, 10 साल बाद 35 का हो जाऊँगा। तो कैसे पहुँचा? 35 कैसे आया? जो मैं इस समय 25 का हूँ तो 25 और प्लस 10 साल आगे जाना तो प्लस 10, 25 प्लस 10 35, ऐसे आया 35। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ मैं 10 वर्ष बाद जाना चाहता हूँ, तो 10 वर्ष बाद ये इस समय नूरी x की है, इस समय सोनू y का है, तो 10 साल बाद ये दोनों कितने के होंगे? तो ये दोनों होंगे x + 10 और सोनू होगा y + 10 का। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद
10 वर्ष बाद पहुंच गए। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, तो कौन 2 गुना था? नूरी 2 गुनी थी। किससे? सोनू से। कितने गुनी थी? 2 गुनी थी। तो ये 2 गुनी थी ना नूरी। अगर ये 2 गुनी है और मुझे करना है बराबर, तो 2 गुना कैसे करूँगा? तो फिर तो 2 गुना मैं सोनू को ही करूँगा ना, क्योंकि ये तो 2 गुनी है, प्रश्न में कह रहा है। 2 गुना कैसे करना है? ऐसे, ठीक है। और ऐसा करने पे ये क्या हो गया? आपस में बराबर। अब एक इक्वेशन हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो x + 10 बराबर 2y और 2 10 जा 20। इन्हें आप ले आइए किसमें? LHS में। तो x + 10 ये आएगा तो -2y, ये आएगा तो -20, और बराबर क्या हो गया? 0। अब देखिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए x - 2y और ये 20 इधर आके -20 हो गया, और +10 इधर पहले से अवेलेबल है। 20 से 10 गया तो कितना बचा? -10 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से हमने फर्स्ट शर्त को पढ़ा, हर वर्ड को समझा, मतलब समझा, इक्वेशन बनाई, पहली इक्वेशन बनी। इसी प्रकार दूसरी शर्त को समझा, दूसरी इक्वेशन बनी। इक्वेशन बनाना ही मेन है। अगर आप इक्वेशन बनाना सीख गए लैंग्वेज को पढ़कर, तो फिर ये सवाल तो वही हो गए ना जो पहले पार्ट में सॉल्व किए हैं। बस 2 इक्वेशन पता है, सॉल्व करके x y की मान निकालो, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। देखिए कोई वेरिएबल सेम है या नहीं है? देखिए यहाँ एक x है, यहाँ भी एक x है, सेम है, बस चिन्ह का अंतर है। ये दोनों जगह प्लस का है, जबकि हमें इसे कैंसिल करने के लिए एक को माइनस का बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इक्वेशनों को घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब किसी से भी आप किसी को घटा दीजिए, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दीजिए, चलो ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो घटाइए। समीकरण 1 क्या है? देखो x - 3y x - 3y + 10 बराबर 0। और समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है हमारी x - 2y - 10 बराबर 0। अब यहाँ घटाने पर, तो जब घटाते हैं तो क्या होता है? इस इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, यानी ये किसका है? प्लस का x, तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये भी प्लस का। अब देखिए +x से -x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब माइनस के 3y और ये प्लस के 2y, अब ये नया वाला साइन माना जाएगा। तो -3y में से प्लस के 2y गए तो माइनस का 1y बचा। अब उसके बाद यहाँ प्लस के 10 और यहाँ भी प्लस के 10, प्लस का 20, और बराबर में क्या बचा? 0। भाई इधर भी साइन चेंज हो गया, माइनस का हो जाएगा, 0 में 0 क्या 0 ही आएगा। अब इस y को आप IHS में भेज दीजिए, तो y जब उधर जाएगा तो इधर बचा 20 बराबर y, तो y का मान क्या आ गया? 20 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें y का मान तो प्राप्त हो गया, अब x का मान और निकालना है। तो बस अब क्या करेंगे? x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इस y के मान को किसी भी एक इक्वेशन में y की जगह लगा देंगे, ठीक है। तो बस लगा दीजिए। समीकरण 1 में या 2 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं आप। तो रखिए समीकरण 1 क्या है? देखिए ये तो x - 3 × y, तो 3 × y, और y का मान क्या है? 20, और प्लस 10 बराबर 0। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए तो x तो ये है, और माइनस 20 तिया 60, माइनस के 60, ठीक है। 20 तिया -60, और -60 में से प्लस 10 गया तो -60 + 10 बराबर 0। तो कितना बचा? x बराबर -60 में से प्लस के 10 गए तो ये बचे आपके -50 बराबर 0। यहाँ से x का मान क्या आ गया? 50, ठीक है। x का मान क्या आ गया? 50। इस 50 को हमने IHS में भेज दिया तो प्लस का 50 हो गया ना, तो x का मान क्या आ गया? 50। बस x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया। अब x क्या है? नूरी की वर्तमान आयु क्या मानी थी हमने? x मानी थी, और x का मान क्या आ रहा है? 50। मतलब नूरी इस समय 50 वर्ष की है। भाई वर्तमान आयु तो मानी थी कि नूरी इस समय x की है, तो इस समय x का मान क्या आ रहा है? 50। तो नूरी इस समय कितने साल की रही होगी? नूरी इस समय 50 साल की है। और सोनू कितने का है इस समय? तो सोनू इस समय 20 वर्ष का है, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। चलिए ठीक है, 50 की और 20 की, सही है। क्या लिख देंगे? समझ जाएंगे ना आप? नूरी
बराबर 50 वर्ष और सोनू बराबर 20 वर्ष। आप ये लिख लेना, थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज है। नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष, और यही हमसे पूछा था। तो इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। ज़्यादातर ये क्वेश्चंस बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं इक्वेशन बनाने में, तो वही चीज़ है, आप इक्वेशन को बनाना समझिए, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी तक जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट डाल लेना इन पे। सेकंड के सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है, और खासकर पहला, दूसरा, तीसरा और 3 प्रश्न तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के। ठीक है, ये भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं आगे वाले। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की कोई संख्या है, उसके अंकों का योग क्या है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या है इसी का 9 गुना, इन 9 से गुणा कर दें तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक, अंकों के योग नहीं, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलट दें पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो वो संख्या क्या है, यानी समझिए। देखिए इस प्रश्न को समझने से पहले आप थोड़ी सी बात साइड में समझ लीजिए। जो हमारी 10 से लेकर 99 तक की संख्या होती हैं वो सब 2 अंकों से मिलके बनी है। कितने अंकों से मिलके बनी है, 2 अंकों से। कैसे, देखिए 10 है, 1 अंक ये रहा, 1 अंक ये रहा। 23 है, 1 अंक ये रहा, 1 अंक ये रहा। 99 है, 1 अंक ये रहा, 1 अंक ये रहा। 64 है, 1 अंक ये रहा, 1 अंक ये रहा। 55 है, 1 अंक ये रहा, 1 अंक ये रहा। तो क्या जितनी भी अंक आए हैं 10 से लेकर 99 तक सभी 2 अंकों से मिलकर नहीं बनी, क्या बनी है ना। और 0 या 1 से लेकर 9 तक की 1 अंक से, और 100 से लेकर 999 तक की 3 अंक से, 1000 से 9999 तक 4 अंक से। तो इस तरीके से ये सब संख्याएं 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों से मिलकर बनी हुई हैं। 2 अंकों की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न के अंदर 2 अंकों की संख्या का ही जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो जितनी भी ये संख्या होती है 10 से लेकर 99 तक सभी 2 अंकों से मिलकर बनी होती हैं। अब अंक किन्हें बोलेंगे, ये अंक है, ये भी क्या है, अंक है, अंक ही तो है। ये क्या 3 अंक है और 2 क्या है, अंक है। 2 अंक हो गए ना, ये 6 1 अंक हो गया, 4 दूसरा अंक, 2 ही तो अंक हो गए ये। ठीक है, तो अब जब कोई संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी है तो उसमें एक अंक कौन सा होगा और दूसरा अंक क्या है। देखिए जो पीछे से अगर हम देखें, पीछे से हम पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, पीछे से ही पढ़ते हैं ना। तो जो पीछे से पहला इकाई वाला अंक है वो इकाई का अंक होता है, इकाई का ही होगा, इकाई वाला अंक है। तो ठीक है, यानी जैसे मैं लिखा 64, तो ये तो होता है आपका इकाई का अंक, इकाई का अंक, और ये वाला होता है आपका दहाई का अंक। अगर 2 अंकों की संख्या है, और अगर 3 की होती तो ये इकाई का, ये दहाई का, ये सैकड़े का। ठीक है, तो फिलहाल हम बात यहाँ कर रहे हैं, यहाँ नहीं। तो देखिए जो पीछे से पहला अंक होगा वो होगा इकाई का अंक, और ये होगा दहाई का अंक। अब देखिए इकाई का मतलब आप समझ, इकाई मीन्स क्या होता है, इकाई मीन्स होता है 1, 1, और दहाई मतलब 10, 10। ठीक है, तो ये 64 हमें कैसे मिला होगा, देखिए 64 हमें ऐसे मिला होगा, ये दहाई का है तो इसमें 10 से गुणा हुआ होगा, और प्लस ये इकाई का है तो इसमें 1 से गुणा हुआ होगा, ये तो हुआ होगा भाई। दहाई का, दहाई क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि उस अंक के अंदर 10 से गुणा हो रहा है, इसीलिए वो दहाई का अंक है। और इकाई का अंक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर 1 से गुणा हो रहा है, इकाई से गुणा हो रहा है, तो इकाई का अंक है। ठीक है, तो ये 64 हमें कैसे मिला होगा, दहाई के अंक में यानी 6 में हमने 10 से दहाई से गुणा किया होगा, तो 10 छक्के 60, और इकाई के अंक यानी 4 में हमने 1 से गुणा किया होगा, 4 एकम 4, कितना हो गया 64, 60 + 4 64। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मिला होगा। तो ये मेरा समझाने का मकसद इतना है कि अगर इकाई का अंक होगा तो उसमें 1 से गुणा करेंगे, और अगर दहाई का अंक होगा तो उसमें 10 से गुणा करेंगे, और फिर उन दोनों को जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगी, आपको एक संख्या प्राप्त होगी। क्यों, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये दहाई का अंक था 6, तो इसमें हमने 10 से गुणा किया,
और प्लस इकाई का अंक था इसमें 1 से गुणा किया, और फिर इस दहाई के अंक में 10 से गुणा करके इकाई के अंक में 1 से गुणा करके इन दोनों को हमने जोड़ दिया, और जोड़ने के पश्चात हमें क्या प्राप्त हुई, संख्या, जो कि हमसे निकलवाई है। तो इसी प्रकार हम इस प्रश्न में क्या करेंगे, 2 अंकों की अगर संख्या है तो एक अंक हम दहाई का मानेंगे, एक अंक हम इकाई का मानेंगे, फिर उन दोनों अंकों से मिलाकर 2 अंकों की संख्या बनाएंगे। ठीक है, फिर शर्त पढ़ेंगे, शर्तों को जैसे कह रहा है शर्त में वैसे ही करेंगे, और वहाँ से 2 इक्वेशन बनाएंगे, फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई के मान निकालेंगे, फिर उस संख्या में लगा देंगे। इस प्रकार हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं प्रश्न। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और देखिए, अब दहाई के अंक में 10 से गुणा किया, इकाई के अंक में 1 से गुणा किया, जोड़ के इस संख्या मिलेगी 64। अगर मैं इसके अंकों को पलट दूं, इसके अंकों को पलट दूं, जब अंक पलटते हैं तो क्या होता है, दहाई वाले अंक की जगह पर तो इकाई का अंक आ जाता है, और इकाई वाले अंक की जगह पर दहाई का अंक चला जाता है। यानी अंक आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, विनिमय हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, अंक आपस में अपने स्थान अदला बदली कर लेते हैं। अंक कौन से अंक, इकाई वाला अंक और दहाई वाला अंक, सिर्फ अंक, कुछ और नहीं। ओके, तो देखिए ये 4 आ जाएगा पहले, स्थान बदलने पर या पलटने पर तो 4 आ जाएगा पहले, 6 बाद में। तो संख्या 64 थी, स्थान बदलने पे क्या हो गई, 46 हो गई। इसी प्रकार संख्या कोई मान लीजिए 35 है, और इसके स्थान बदल देंगे तो 53 हो जाएगी। अगर 55 है तो फिर वो 55 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ भी 5 यहाँ भी 5। ठीक है, तो इस तरीके से स्थान बदलने से संख्याएं भी बदल जाती हैं। अब देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न में कहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी उसके अगर अंकों को जोड़ दें, इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों को जोड़ दें तो उनका योग 9 आता है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को बदलने से यानी पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वो संख्या बताओ। देखिए कोई भी 2 अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको उसका इकाई का अंक और दहाई का अंक पता होना बहुत ज़रूरी है। भाई यहाँ हमें 2 अंकों की संख्या पूछी है, तो 2 अंकों की संख्या हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमें उस संख्या का इकाई का अंक और दहाई का अंक पता हो। सही है, तो हमें तो यहाँ नहीं पता, तो मान लेते हैं। ठीक है, माना दहाई का अंक बराबर x, और माना इकाई का अंक बराबर y। तो दहाई का अंक हमें पता चल गया x है, और इकाई का अंक पता चल गया y है, तो संख्या भी पता चल देंगे, संख्या भी पता कर लेंगे ना। तो मूल संख्या क्या हो जाएगी, तो दे दहाई का तो इसमें किससे गुणा होगा, 10 से, 10 × x, और प्लस ये इकाई का तो इसमें किससे गुणा होगा, 1 से। तो 10x और y यानी 10 × x y × 1, दहाई का अंक था 10 से गुणा हो गया, इकाई का अंक था 1 से गुणा हो गया। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया, तो जोड़ने पे क्या प्राप्त हो रही थी, वहाँ पे हमें संख्या, यानी जोड़ देंगे तो संख्या तो प्राप्त होगी, यानी क्या हो गई, हाँ ये हो गई आपकी 10x + y। ठीक है, यानी इकाई का अंक हमने मान लिया y और दहाई का अंक मान लिया x, तो इन दोनों को जोड़ने पर तो क्या मिला, हमें एक संख्या प्राप्त हो गई 10x + y। ये संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब अगर इसके स्थान पलट दें, स्थान पलटने पर संख्या कौन सी बनेगी, स्थान पलटने पर बनी संख्या या नई संख्या बराबर, स्थान कैसे पलटेंगे, मैंने क्या बताया था, जब स्थान पलटते हैं तो इकाई का अंक दहाई वाले की जगह और दहाई का अंक इकाई वाले की जगह, यानी ये चला जाएगा इसकी जगह पर और ये आ जाएगा इसकी जगह पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 पे तो 10 ही रहेगा, y आ जाएगा यहाँ 10y और +x। इस तरीके से मूल संख्या ये हमें ज्ञात करनी है, और अंक पलटने पर इसके ये संख्या में प्राप्त हो गई। किसी भी इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए ये आपको 4 लाइनें लिखनी पड़ेंगी सबसे पहले। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न क्या कह रहा है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त, चलिए पढ़ते हैं। देखिए
इसमें कहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी जो संख्या के अंकों का योग बराबर कितना है 9 है। तो देखिए अंक कौन से हैं, अंक क्या हैं, अंक एक तो अंक x है और एक अंक y है। तो इन अंकों का योग यानी x का और y का योग, x और y का योग क्या होगा x प्लस वाई। तो इन दोनों का अगर योग करें, इन्हें जोड़ दें, x और y को आपस में जोड़ दें तो क्या आता है 9 आता है। यही तो कह रही है शर्त। तो बस जो कह रही है वही करेंगे। तो संख्या के अंकों का योग, तो अंक क्या है x और y और उनका योग, x और y अंक और उनका योग कितना आ रहा है 9। तो 9 लिख दिया, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इस तरीके से समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गई। अब दूसरी शर्त पढ़ते हैं, दूसरी शर्त क्या कह रही है, सेकंड शर्त। सेकंड शर्त में कहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या है मूल ये, इसका 9 गुना, तो इसका 9 गुना करो जैसे कह रहा है। पहले शर्त लिख लो, इस संख्या का 9 गुना। सही है, आगे पढ़िए। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, बनी संख्या के, बनी संख्या का 2 गुना है, बनी संख्या का 2 गुना है, ये शर्त है। ठीक है, क्या कहा है देखिए, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना, तो इसका 9 गुना करो 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना, और गुना मतलब गुणा यानी 9 से गुणा। ठीक है, तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो अंकों को पलटने पर या स्थान बदलने पर बनी संख्या कौन सी है 10y प्लस एक्स। देखिए ये कह रहा है संख्या के संख्या का 9 गुना, तो संख्या का 9 गुना संख्या के स्थान पलटने पर, अब इसके स्थान पलटने पर बनी संख्या, बनी संख्या का 2 गुना है। बात समझ में आई। इस संख्या का 9 गुना इसके स्थान बदलने पर बनी संख्या से 2 गुना है। कौन 2 गुना है, ये इस संख्या का 9 गुना, इसी संख्या का 9 गुना 2 गुना है किससे, इससे। बात समझ में आई। ये जो मूल संख्या है प्रश्न में कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के स्थान बदलने से बनी संख्या का, तो स्थान बदलने से बनी संख्या कौन सी है ये, तो इसका 2 गुना है, इसका 2 गुना कौन है, यही है 2 गुना। बात समझ में आई। ठीक है, तो ये 2 गुना है, तो ये 2 गुना है और मुझे करना है बराबर, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 गुना करना पड़ेगा, तभी तो ये आपस में बराबर हो पाएंगे। भाई इसी का 9 गुना, इसका 9 गुना, इसका 2 गुना है, तो इसका 9 गुना, इसका 2 गुना है ये, तो 2 गुना हमने इसे कर दिया, बराबर हो गए। ठीक है, बस अब यहाँ से हमें क्या मिलने वाली है, दूसरी इक्वेशन। तो सॉल्व कीजिए। 9 का 10 में 90x, 9 का y में 9y बराबर 2 का x में 2 का 10 में 20y और 2 का x में 2x। अब इसको आप बुला लीजिए LHS में। ओके, तो ये इधर आगे हो जाएगा आपका 90x, ये आएगा माइनस के 2x और प्लस के 9y, इधर आएगा तो माइनस के 20y बराबर 0 हो गया। ठीक है, 90x तो था इधर, ये 2x आएगा LHS में माइनस 2x और प्लस के 9y प्लस इधर है, प्लस का 20 LHS में आएगा माइनस 20 बराबर 0, 20y। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो 90x में से 2x गया तो 88x हो गया आपका ये
और यहाँ 9y गया 20y में से, तो माइनस का 11y बराबर 0। तो ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 2। या फिर देखिए यहाँ से कॉमन भी आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, 11 कॉमन लेकर 0 में भेज दीजिए, तो 11 अट्ठे 88 और 11 एकम 11 बराबर 0, और ये 11 चला जाएगा आपका 0 में। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 8x माइनस के y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन हमें मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x y के मान हमें ज्ञात करने हैं। देखिए यहाँ प्लस का y है, माइनस का y है, दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ दें तो जोड़ने पे कट जाएंगे, तो बस जोड़ दीजिए। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखिए जोड़ेंगे तो समीकरण 1 क्या है हमारी, x प्लस वाई बराबर 9, दूसरी क्या है 8x माइनस वाई बराबर 0। तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे, जोड़ने पर साइन थोड़ी चेंज होते हैं। तो कहते कितना हो गया 8x और 1x 9x, और बराबर में क्या है 9, 9 से 9 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, एक ही बात तो कटा है, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1 आ गई। अब y का मान चाहिए, जैसे किसी भी एक इक्वेशन में लगा दो, तो समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 क्या है, ये x की जगह 1 लगाना है, तो 1 और प्लस y बराबर 9। अब 1 को आप RHS में भेजेंगे तो y बराबर 9 माइनस 1, तो y बराबर 8। तो इस तरीके से x और y के मान आ गए, यानी जो संख्या हमें ज्ञात करनी थी उसके अंक हमारे पास आ गए। और अगर अंक हमें किसी भी संख्या के पता है तो हम उस संख्या को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब अंक आ गए, अब पूछी क्या थी ये संख्या, तो लिख दिए मूल संख्या, अतः मूल संख्या क्या थी 10x प्लस वाई। तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू 1 और प्लस वाई की वैल्यू 8, 1 और वाई की वैल्यू 8, तो कितना हो गया, हाँ 10 से कम 10 प्लस 8 यानी 18। तो आंसर क्या आएगा आपका 18। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे वो, ये तो मूल संख्या पूछी थी तो मूल संख्या 18 आ गई, और आपसे ये पूछता कि अंकों को पलटने से कौन सी संख्या बनेगी, तो 8 को पहले लिख दो और 1 को बाद में, तो 8 पहले 1 बाद में, 8 पहले 1 बाद में 81 बनेगी। या फिर इस x और y को आप स्थान बदलने से बनी इस संख्या में लगा दो, तो y की जगह 8 लगाएंगे 80 और प्लस 1 81, वही चीज़ आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से भी अगर आपसे जो सी संख्या पूछे आप वो बता सकते हैं। 18 ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका दूसरे का तीसरा सवाल भी हो गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। एक लड़की है, लेडी जो भी है, वो बैंक गई 2000 रुपये निकालने के लिए। ठीक है, और उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। यानी जो मीना बैंक गई तो 2000 रुपये निकालने के लिए उसने जो खजांची होता है, यानी जो कैश देता है मैं, वो उससे कहा कि मुझे 2000 रुपये निकालने हैं और मुझे 50-50 के नोट देना या 100-100 के, मतलब 50-50 के और 100-100 के नोट ही देना, उसके अलावा कोई और नोट मत देना, और 2000 रुपये निकालने हैं। ठीक है, और उसमें 50-50 के नोट और 100-100 के नोट ही होने चाहिए। ठीक है, ये कहा उसने। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो क्या हुआ, उसने खजांची से कितने नोट लिए, 25 नोट लिए। उसने उन्हीं 25 नोटों में 50 के नोट भी हैं कुछ, और कुछ 100 के नोट भी हैं। अब कितने ये नहीं पता, अभी वही तो निकालना है हमें। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट लिए। उन 25 नोटों में 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं, ये हमें पता करना है। तो नहीं पता तो क्या करते हैं, मानते हैं हम लोग। तो मानिए दूसरे का चौथा सवाल, तो माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर x नोट। ठीक है, और माना 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y नोट।
ठीक है। यानी प्रश्न में कहा है कि मीना बैंक गई 2000 रुपये निकालने के लिए, उसने खजांची से कहा कि मुझे 2000 रुपये निकालने हैं और मुझे 100 के और 50 के नोट ही चाहिए सिर्फ। तो खजांची ने जो है 2000 रुपये निकाल कर दे दिए और उसे 25 नोट दिए। अब 25 नोट दिए, उसमें 50 कितने और 100 के कितने ये पता करना है हमें। तो नहीं पता तो हमने मान लिया, माना 50 रुपये की नोटों की संख्या x और माना 100 रुपये की नोटों की संख्या y। ठीक है, अब प्रश्न को पढ़ेंगे प्रश्नानुसार। फर्स्ट शर्त, अब देखिए फर्स्ट शर्त में क्या कहा है। फर्स्ट शर्त में ये कहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कुल नोटों की संख्या बराबर 25 नोट ही तो है। तो ये बताइए, जब वो 25 नोट जो हैं, वो 25 नोट किस किस के नोट होंगे? कुछ नोट उसमें 50 के होंगे, कुछ नोट उसमें 100 के होंगे। तो अगर उन 50 और 100 के सभी नोटों को आपस में जोड़ लिया जाए तो कुल मिला के 25 नोट तो बैठेंगे। ठीक है, तो 50 के नोट हमने क्या माने x और 100 के नोट हमने क्या माने y। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो यही तो कुल मिला के 25 ही तो बैठेंगे, क्योंकि 25 ही नोट दिए हैं उसने। ठीक है, तो बस यहाँ से एक क्वेश्चन मिल जाएगी, यानी 50 के नोटों की संख्या x प्लस 100 के नोटों की संख्या y और कुल मिला के हो गई 25 नोट। 25 नोट तो प्राप्त किए बैंक से, तो समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है, ओके। कुल बैंक से उसने 25 नोट लिए हैं, तो 25 नोटों में कौन कौन शामिल होगा? 50 के नोट शामिल होंगे और y के नोट शामिल होंगे। ठीक है, बस वही तो है, 50 के नोट और 100 के नोट मिला के 25 नोट। ओके, अब सेकंड शर्त पढ़ते हैं। सेकंड शर्त ने क्या कहा है, देखिए सेकंड शर्त में कहा है उसने कुल 2000 रुपये निकाले हैं। कितने हज़ार रुपये निकाले हैं? 2000 रुपये। देखिए 2000 रुपये कैसे बने ये बताइए। मेरे पास 5 का नोट है और 10 का नोट है और मैंने जो है 50 रुपये लिए हैं, तो मैं कैसे करूँगा इनको? 50 रुपये, मान लीजिए मेरे पास 4 नोट तो हैं, 4 नोट तो 5 के हैं और सही है, और 3 नोट मेरे पास 10 के हैं और मुझे 50 रुपये निकालने हैं, तो कैसे करूँगा? तो देखिए 5 रुपये का नोट है, तो 5 नोट की वैल्यू कितनी है? 5 रुपये। और कितने नोट हैं? 4 प्लस इस नोट की वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। और कितने नोट हैं? 3। तो इनको मैं क्या करूँगा, नोट की जो वैल्यू है उसमें नोटों की संख्या से क्या करूँगा? गुणा करूँगा। इसी प्रकार जहाँ नोट की जो वैल्यू है उसमें नोटों की संख्या से गुणा करूँगा और जोड़ दूंगा, तो ये तो कुल मिला के 50 रुपये बनेंगे। तो इसी प्रकार मुझे यहाँ 2000 रुपये निकाले हैं मीना ने, तो 2000 रुपये कैसे बने होंगे? 50 के नोट कितने होंगे? नोट की वैल्यू क्या है? 50 रुपये। और नोट कितने 50 के? नहीं पता। नोट की वैल्यू क्या है? 50 रुपये, लेकिन 50 के नोट कितने नहीं पता, तभी तो हमने माना कितना x। तो यानी 50 के नोट की वैल्यू क्या है? 50 रुपये और नोट कितने x, जो कि हमने माने हैं। सही है, जो 50 का नोट है उसकी वैल्यू क्या है? उसकी एक नोट की वैल्यू 50 रुपये ही तो है, तो 50। और कितने नोट हैं 50 के? हमने माना है x, तो माना x तो 50x और प्लस 100 रुपये के एक नोट की वैल्यू कितनी है? 100 रुपया, यानी 100। और कितने नोट हैं 100 के? हमने माना है y, तो y। तो इनको मिला के कुल कितने आ रहे हैं? 2000। इसी प्रकार निकाला यहाँ से हमने। सही है, नोट की वैल्यू में नोटों की संख्या से गुणा कर दो तो वो रुपए बन जाएंगे। सही है, कितने रुपए भाई? मेरे पास मान लीजिए 10 रुपये के 40 नोट हैं या 4 नोट हैं, सपोज 4 नोट हैं, तो मुझे रुपए बनाने कैसे बनेंगे? एक नोट की वैल्यू 10 रुपया और क्या नोट है? इंटू 4, 40 रुपये नहीं हो गए? तो नोट की वैल्यू में नोट की संख्याओं से गुणा करके रुपए बन जाते हैं कुल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से देखिए 50 कॉमन आ रहा है, आप कॉमन भी ले सकते हैं, 50 कॉमन ले लीजिए, तो लेंगे संख्या जो इक्वेशन है वो छोटी हो जाएगी। तो 50 कॉमन लेना मतलब भाग देना, तो 50 कॉमन लेंगे, यहाँ x बचा और 50 दूनी 100 y और यहाँ पे 2000, 0 से कट गया 0 और 5 से कट जाएगा 20, यानी 200।
5 से 200 काटा कितनी बार, 40 बार। तो ये आ गया आपका x प्लस 2y बराबर 5 से काटेंगे तो 5 और 20 40 बार। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस तरीके से ये आपकी 2 समीकरणें बन गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? कुल नोटों की संख्या 25, तो कुछ नोट उसमें 50, कुछ नोट उसमें 100 रुपये की, तो माना 50 रुपये के नोट y और 100 रुपये नोट x, जो मिला कितने आएंगे 25, तो x प्लस वाई बराबर 25। फिर 50 इंटू एक्स, यानी एक नोट की वैल्यू 50 रुपये, और कितने का नोट है ये, कितने नोट माने हमने 50 के, x माने, तो 50x प्लस 100 रुपये के एक नोट की वैल्यू 100, और कितने नोट माने हमने y, तो y, और इन दोनों को जोड़ के कितने रुपये निकाले हमने 2000, तो 2000। बस सॉल्व करके इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशनों को विलोपन विधि से सॉल्व करके आपको x और y के मान ज्ञात करने हैं, वही हमारे नोटों की संख्या होगी। अब देखिए कुछ बराबर दिख रहा है, यहाँ पर एक x है, यहाँ भी एक x है, बस घटाना बाकी है, क्योंकि दोनों जगह प्लस का है ना, एक माइनस का बनाना पड़ेगा, तो घटा दीजिए। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर आप देखिए 2 से फर्स्ट को फर्स्ट और सेकंड को भी घटा सकते हो। मैंने इसीलिए घटाया क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटेगी तो प्लस का आंसर आएगा, बस बाकी कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो हो जाएगा। कैसे भी आप कर सकते हैं। देखिए x प्लस 2y बराबर 40 में से घटाना है x प्लस वाई को बराबर 25 को, तो यह घटाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होंगे। घटाने पर क्या होगा, साइन चेंज, यानी यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये सेम सेम कट गए। 2y में से एक y गया तो एक y बचा, और 40 में से 25 गया तो आपका बचा ये 15, तो y का मान आया 15। इसे रख दीजिए समीकरण 1 में या 2 में रखने पर, तो लगाइए समीकरण 1 में y की जगह 15 लगाना है, तो लगाइए x प्लस वाई की जगह कितना है 15 बराबर 25, तो x बराबर इधर जाएगा तो 25 माइनस 15, x बराबर 25 में से 15 के कितना बचा 10 बचा। ठीक है, तो x y के मान आ गए, और ये मान क्या है, नोटों की संख्या, तो लिखेंगे अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या, यानी y माना था हमने, तो y बराबर कितना आ रहा है 15 नोट, 15 नोट। ठीक है, और x नहीं, हाँ नहीं 50 रुपये के नोट हमने माने थे x, क्या माने थे x। ठीक है, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या x माना था हमने, तो x का मान क्या आ रहा है 10, तो 10 नोट हो गए 50 रुपये के। ठीक है, और 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या मानी थी हमने y, और y का मान कितना आ रहा है 15, तो 15 नोट। तो 2000 रुपये जो उसने निकाले थे और टोटल 25 नोट दिए थे खजानती ने उसे, तो उन 25 नोटों में 50 के थे तो 10 नोट थे, और 100 के 15 नोट थे। ठीक है, अब चेक भी आप कर सकते हैं। 2000 रुपये निकाले थे, तो पहले तो देखिए क्या इन दोनों नोटों को मिला के 25 नोट बैठ रहे हैं, तो 15 प्लस 10 25 नोट, तो दोनों नोटों का योग क्या था 25। एक 2000 रुपये ये बैठ रहे हैं, देखिए 50 के 10 नोट, तो कितने रुपए हो गए 50 गुणा 10 और प्लस 100 के 15 नोट, तो 100 गुणा 15, तो 2000 रुपये बैठ रहे हैं क्या ये 500 और प्लस 1500, कितना आ गया 2000 रुपये भी बैठ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर लास्ट इस एक्सरसाइज का है। ठीक है, तो हमारे 100 के 15 नोट आ रहे थे ना, सही है, और 50 10 नोट आए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या है, किराए पर
पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत है। यानी एक लाइब्रेरी है, वहाँ पुस्तकें किराए पे मिलती हैं, तो अगर आप पुस्तक लेने जाएंगे और सिर्फ 3 दिन के लिए लेने जाएंगे तो आपको एक निश्चित किराया देना होगा, फिक्स है कि आपको सिर्फ इतने रुपए देने हैं। आगे, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। यदि आप 3 दिन से ज़्यादा पुस्तक को रखोगे तो फिर जो अलग से दिन बनेंगे उनके पैसे आपको अलग से, उसका एक अलग चार्ज है, अलग देना पड़ेगा। ये इस बुक के अंदर कह रहा है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखने के लिए 27 रुपये दिए। सरिता एक लड़की है, वो बुक लेने गई और उसने उस पुस्तक को 7 दिन तक रखा और उससे 27 रुपये उसने ले लिए पुस्तकालय वालों ने। ठीक है, आगे, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यानी नियत किराया कितना है, फिक्स चार्ज कितना है, और पर डे एक्स्ट्रा जो है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो चार्ज है वो कितना है। तो नहीं पता तो मानेंगे। ठीक है, चलिए मानते हैं। माना नियत किराया और माना प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। ठीक है, लिखेंगे माना नियत किराया बराबर x रुपये, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 5 रुपये। ठीक है, यही चीज़ हमसे पूछी थी, यही चीज़ हमें नहीं पता थी तो मान ली। अब पढ़ते हैं प्रश्न को। ठीक है, प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त क्या कहा है, देखिए पुस्तक के अंदर कहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता ने एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, यानी पे किए। ठीक है, इस तरीके से ये कहा है। तो बताइए, सरिता ने एक पुस्तक को 7 दिन के लिए रखा, जिसमें से 3 दिन का किराया क्या था, निश्चित था। बुक के अंदर कहा है कि 3 दिन का जो किराया है वो नियत है, और 7 दिन के लिए उसने पुस्तक को रखा है। तो 7 दिन में से 3 दिन तो नियत वाले कट जाएंगे, बच्चे कितने दिन, 4 दिन, जिसका उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना है। भाई 7 दिन के लिए पुस्तक लाएगी तो 3 दिन तक तो फिक्स था ना किराया, तो 3 दिन का वो तो हट जाएगा, बच्चे एक्स्ट्रा कितने दिन, यानी उसने एक्स्ट्रा कितने दिन रखा पुस्तक को, 4 दिन। 7 में से 3 दिन नियत वाले कट गए, 4 दिन उसने एक्स्ट्रा रखा, यानी उसको जो अलग से किराया देना पड़ेगा वो 4 दिन का देना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी x ये तो हो गया नियत किराया, और प्लस कितने दिन बच्चे जैसे एक्स्ट्रा किराया देना है, 4 दिन, 4y बराबर कितने रुपए दिए, 27। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनानी है। मतलब x तो ये वो किराया है जो 3 दिन का फिक्स है, तो 3 दिन का किराया तो इसमें गया, और प्लस 7 दिन के लिए उसने पुस्तक को रखा था, तो 3 दिन चले गए, कितने दिन बचे, 4 दिन बचे, 4 दिन। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, y रुपये, तो 4 दिन का y के हिसाब से कितने रुपए बन गए, 4y, और बराबर कुल कितने उसने दिए, 27 रुपये। ठीक है, इस तरीके से आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब आइए दूसरी इक्वेशन पे। सेकंड शर्त में क्या कह रहा है, सेकंड शर्त में कहा है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए हैं। ठीक है, तो देखिए सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिन तक रखा, तो 3 दिन तो फिक्स वाले गए, यानी 3 दिन तो हो गए आपके फिक्स वाले यानी x, और प्लस 5 दिन तक रखा है, 3 दिन निकल गए, क्या दिन बचे, 2 दिन,
2 दिन यानी 2 दिन बचे, और 2 दिन का किराया देना है आपको उसको एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 2 दिन का प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, वाई रुपये, 2 दिन का हो जाएगा 2 वाई, और बराबर कितने रुपए दिए उसने, 21 रुपये, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। यानी 5 दिन तक उसने पुस्तक रखी थी, जिसमें से 3 दिन तो चले गए निश्चित में, बचे कितने दिन, 2 दिन, जिनका उसे एक्स्ट्रा किराया देना है, और किस हिसाब से देना है, वाई रुपये पर डे के हिसाब से। तो 2 दिन का कितना बनेगा, 2 दिन का वाई रुपये पर डे के हिसाब से कितना बनेगा, 2 वाई, तो x प्लस 2 वाई, और उसने कितना पे किया टोटल, 21 रुपये, तो बराबर 21, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड बन गई। अब इन दोनों को सॉल्व करके आपको x y के मान निकालने हैं। तो देखिए निकाल दीजिए, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, घटा क्यों होना है, देखिए यहाँ प्लस का x है और यहाँ घटाने पर क्या हो जाएगा, माइनस का x, तो कैंसिल हो जाएंगे। ये होगा आपका x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। जब घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस माइनस माइनस, इससे कट गया, 4y से 2y गया तो 2y बचा, और 27 से 21 गया तो आपका बचा 6, 2 3 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3। इसे रख दीजिए किसी भी एक क्वेश्चन में, समीकरण 1 में रखने पर। देखिए ये है समीकरण 1, तो x प्लस 4 इंटू वाई का मान कितना है, 3, तो 3 बराबर 27, तो x प्लस 4 12 बराबर 27, तो x बराबर 12 को भेजेंगे RHS में तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर 27 से 12 गया तो आपको बचता है 15, ठीक है। तो x का मान आ गया 15 और y का मान आ गया 3। यानी हमने नियत किराया क्या माना था, x रुपये, तो नियत तो किराया है x रुपये यानी 15 रुपये आ गया आंसर, ठीक है। नियत किराया कितना आया 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या माना था हमने, 22 रुपये, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 22 रुपये माना था, और वो कितना आया है 3 रुपये, ठीक है। बस लिख दीजिए यहाँ पे, अतः नियत किराया x बराबर 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या माना था हमने, y कितना आ रहा, 3 रुपये, ठीक है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज हो गई समाप्त। नियत भाड़ा 15, अतिरिक्त 3 रुपये, ठीक है।